मान लीजिए किसी ब्लॉक पे मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, बट ब्लॉक रेस्ट में है, तो वो कौन सा फोर्स उसके बीच लगेगा, कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। आसानी से स्टैटिक फ्रिक्शन को पहचान सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पे एक ब्लॉक को रखा गया, इधर से कोई पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर से इसको ये इधर की ओर पुश कर रहा है। देखिए इधर की ओर ये इसको पुश कर रहा है। इसे जब इधर की ओर पुश कर रहा है तो अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, बट ब्लॉक रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? देखिए एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा बताइए? इस ब्लॉक का लोअर सरफेस यही है ना, ग्राउंड से इस पे किधर क्यों फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, इधर क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, एक्सेलरेशन 0 है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो इसको हम कहेंगे एफ स्टैटिक। देखिए ऐसे होता है। अब ये बराबर होगा एफ अप्लाइड, और ये ब्लॉक मान लीजिए एम मास का है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूं ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है तब जब ब्लॉक मूव। यह कैसे हो जाता है ये तो आप पढ़ चुके हैं, यानी क्या लिखिएगा? एफ अप्लाइड बराबर होगा एफ अप्लाइड माइनस एफ स्टैटिक इक्वल टू एम इंटू ए, यही होता है। तो एक्सेलरेशन तो 0 है, यहां पर m इंटू 0, तो क्या होगा? एफ अप्लाइड माइनस एफ स्टैटिक, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहां प्रूफ हो गया ना कि अप्लाइड जो फोर्स होगा वो बराबर होगा एफ स्टैटिक का। देखिए ये तो प्रूफ हो चुका है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ब्लॉक रेस्ट में अगर हो तो इसके इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है और सेल्फ रिएक्टेबल होता है, यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। आप पढ़ें इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो इसी फोर्स को अगर मैं बढ़ाता जा रहा हूं, इस फोर्स को मैं अप्लाई करते जा रहे हैं, फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब अप्लाइड फोर्स को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा ना, ये भी बढ़ेगा। मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये बढ़ता जा रहा है, तो एक समय ऐसा आता है कि जिस समय वो मैक्सिमम हो जाता है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता है ना। तो जब वो मूव करने के लिए स्टार्ट हो जाता है बॉडी, उस पर एक ही टाइप का ना फ्रिक्शन होगा, एक ही टाइप का, ये एक ऐसा फ्रिक्शन होगा जिस पे उससे ज्यादा फ्रिक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा करेंगे तो वो मूव कर जाएगा बॉडी। तो उस फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहा जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। और स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाएगा। ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? ये नॉर्मल पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ना, मॉइस्चर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसे है ना ध्यान में। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो आइए कि हम लोग देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का एंगल क्या होता है। जब कोई कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है किसे? जब कोई
एक कंटैक्ट फोर्स, जब कंटैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको कहा जाता है क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अभी लिखेंगे, ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट अभी का पॉइंट होगा हम लोग का एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? जब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल के साथ, जब मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, यहां पे ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा गया, ध्यान दो, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एक ग्राउंड पे। हो गया? देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये बड़ी, ये ब्लॉक, ये दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक ग्राउंड से कांटेक्ट में है ना, इसके बीच कांटेक्ट फोर्स तो लगेगा। पहले इससे पहले इस पे क्या, कौन सा फोर्स लगेगा? तो इधर की ओर इस पे नॉर्मल। पहले तो ये ब्लॉक नीचे की ओर एमजी फोर्स अप्लाई करेगा, तो ऊपर की ओर इसको मिलेगा नॉर्मल। नॉर्मल। अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई लगेगा? इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर अप्लाई होगा? पहले अप्लाइड फोर्स तो इस पे इधर है, एफ अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर इस पे, ठीक ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक है इधर, इधर में फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर अप्लाई होगा? फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के सरफेस पे इधर की ओर मिलेगा। सेम ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये कौन सा होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। मैक्सिमम होगा ये। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, ध्यान से, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है ये ब्लॉक। उस समय तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब ब्लॉक मूव करने के लिए रेडी हो जाता है, रेडी हो जाता है, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का होता है वो। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है ये तो हम लोग जानते हैं ना, नॉर्मल पे डिपेंड करता है। नॉर्मल के अनुसार एफ एस मैक्सिमम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल पढ़ चुके हैं। एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस एन होता है, ये सब मालूम है। तो आइए यहाँ पे कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे कंटैक्ट फोर्स, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे होता है? कंटैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जो एंगल फॉर्म करता है उसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक ना? इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ आइए देखिए, तो पहले इस ब्लॉक पे फोर्स किधर अप्लाई किया गया? इधर की ओर मैंने फोर्स अप्लाई किया इधर, तो इसको फ्रिक्शन किधर मिलेगा? इधर की ओर मिलेगा। और बॉडी जब, ब्लॉक जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा। जब ब्लॉक लिमिटिंग फ्रिक्शन में है इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, इधर मिलेगा। तो कंटैक्ट फोर्स किधर लग रहा है? जरा ध्यान दीजिए, कंटैक्ट फोर्स तो इसका इधर अप्लाई होगा। कंटैक्ट फोर्स एफ सी, यानी कंटैक्ट फोर्स, कंटैक्ट फोर्स तो यही है। तो कंटैक्ट फोर्स
नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है ना, इसे ही कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इसी को डिफाइन करेंगे, व्हेन contact force makes angle with normal when block is in limiting equilibrium। ये जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जब होगा तो इस फोर्स को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ तो जरा देखिए इस एक बात पे, इस यहाँ पे नॉर्मल है, इधर एमजी फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, एम मास का ब्लॉक है, लैम्डा यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस लैम्डा को ही कहा जाता है क्या? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? n इक्वल टू एम जी तो होगा। यहां जो एफ एस मैक्सिमम है ये क्या होगा? क्या ये एफ एस मैक्सिमम के पैरेलल इधर की ओर होगा ना? एफ एस मैक्सिमम इसके पैरेलल यहां पे होगा। एफ एस मैक्सिमम है ना, देखिए इसके पैरेलल है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को पैरेलल तो शिफ्ट किया जा सकता है ना, क्या? यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आगे समझ में? क्या कर रहा है यहाँ पे? कंटैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करता है, कब होता है ये? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ब्लॉक जब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है तो उस समय जो एंगल फॉर्म होता है ना, उस एंगल को कहा जाता है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इतना को पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये लैम्डा होगा कितना। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे हम लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। ध्यान देखिए, इसमें यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये क्या है? एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan लैम्डा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। इन ट्रायंगल ONFC, ONF यहाँ पे O लिख देता हूं, तो इसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ONFC कंटैक्ट फोर्स के बीच। तो ONFC यही एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हमें लैम्डा पर निकालना है कि लैम्डा क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो tan लैम्डा इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ना, ये लेंथ क्या है? नॉर्मल का ना लेंथ है, ये साइड लेंथ है। तो tan लैम्डा इक्वल टू होगा, tan लैम्डा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, कौन सा है? एफ एस मैक्सिमम अपॉन
बेस कौन सा होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल। तो इसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, tan लैम्डा इक्वल टू एफ मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले आप तो जानते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन में आपको बताया गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन्स कौन सा, इस रिलेशन को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, तो न्यूएस एन अपॉन एन, इसमें एन से एन कैंसिल, क्या आया, tan लैम्डा इक्वल टू न्यूएस, तो लैम्डा इक्वल टू होगा tan इनवर्स, इतना होगा tan इनवर्स न्यूएस। देखिए यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब भी हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना होता है तो हम यही काम करते हैं, इट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यस, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं, ठीक ना। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ये इंक्लाइंड सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस के साथ एंगल होता है। ये इंक्लाइंड सरफेस के साथ कौन सा एंगल होगा, इंक्लाइंड सरफेस के साथ तो बहुत सारा एंगल फॉर्म होगा ना, इसके बीच ऐसा एंगल जिस पे बॉडी मूव करने के लिए रेडी होता है, बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है। किसी भी ब्लॉक को अगर हम किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखते हैं तो वो क्या, वो हर जगह पे किसी भी एंगल पे क्या वो मूव करने के लिए रेडी हो जाता है क्या, नहीं होता है, हमेशा वो मूव करने के लिए रेडी नहीं होता है। मान लीजिए कि यहां पे मैं एक ब्लॉक को रखा हूं ऐसे, सबसे पहली बात ये देखिए जरा ध्यान से, पहले ये है ऐसे और ये इस एंगल पे जरा ध्यान दीजिए, तो ये यहां भी एंगल फॉर्म हो रहा है ना इंक्लाइन के साथ, ये तो ग्राउंड है। ये सरफेस कैसा है, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, इंक्लाइन सरफेस बोलते हैं। इस पे भी ब्लॉक रखा हुआ है तो यहां पे थोड़ी स्लिप कर जाएगा, ये यहां से तो मूव करने के लिए स्टार्ट नहीं होगा। अब इधर देखिए, अगर इसको मैं एक हाथ से ऐसे पकड़कर थोड़ा मैं एंगल को बढ़ा दूंगा, अगर मैं थोड़ा सा और एंगल को बढ़ा दिया, इतना मैं कर दिया देखिए, तो इस पे भी ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं आया, इस एंगल पे भी ब्लॉक जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं आया। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हम उसे कहते हैं जिस पे ब्लॉक मूव करने के लिए रेडी हो जाता है ना, ब्लॉक इज रेडी टू मूव, दैट इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। यहां पे ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है, रेडी अभी यहां पे ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए हमें करना होगा कि यहां पे देखिए ये इसका ग्राउंड है, यहां से अगर मैं इसको ऐसे बना दिया तो ये एंगल देखिए ज्यादा है, ये एंगल जिस पे ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ जाता है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कि इस पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई होने पे, अप्लाइड फोर्स जैसे ही उससे ज्यादा होगा कि ब्लॉक रेडी होगा मूव करने के लिए, मूव कर जाएगा ब्लॉक, तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड, दैट एंगल ऑफ इंक्लाइंड विथ ग्राउंड एट विच ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जिसपे ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहता है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। बट ये एंगल किसके बीच की है, रिपोज इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच की है। ये एंगल किसके बीच की है, इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है, कब, एक ही सिचुएशन है जब ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये हो जाता है जैसे कि यहां पे थीटा है, तो इसी चीज को लिखेंगे, इट इज
angle of inclined with horizontal on which block is placed and in limiting equilibrium ब्लॉक किसमें है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना। और असल में ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए मेन मैटर ये कर रहा है, ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब है कि अब हम इसका ये एंगल ऑफ रिपोज, इस एंगल को ही कहा जाएगा एंगल ऑफ रिपोज। क्या इस पे भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ गया क्या? इस एंगल पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं आया ब्लॉक, इस पे भी नहीं आया। तो ये एक स्पेशल एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है जिसपे ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी ब्लॉक पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होने लगता है, तो उसे कहा जाता है। जैसे एंगल ऑफ, इसे इस एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहा जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। इसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें तो सबसे पहले नीचे की ओर एमजी फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, नीचे की ओर सबसे पहले एमजी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक। इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहां पे, दूसरी जगह पे इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए ऐसे है, ब्लॉक यहां पे यहां पे थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये इसका ग्राउंड है ना, ग्राउंड है। तो नीचे की ओर कौन सा फोर्स चल रहा है इस पे? एमजी तो लगेगा नहीं, एमजी लगेगा ना। तो इसका कंपोनेंट, आखिर एक बात बताइए, इधर में क्या लगेगा? तो फिर इधर में इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। इधर की ओर नॉर्मल लगेगा। तो यहां पे जो थीटा है, ये एंगल इसका थीटा होगा। थीटा एंगल में कोई डाउट नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैं बता चुका हूं। यहाँ पे थीटा एंगल कैसे होता है ये आपको बताया जा चुका है, ऐसे एक बार देखना चाहिएगा। तो मैं हल्का समझा देता हूं। यहाँ पे जब थीटा है तो यहाँ पे जो ब्लॉक है गिवन, इसके 8 पार्ट में कट कीजिए, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक। और फिर दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे हमने कट कर दिया। जब ये एंगल है थीटा, तो इसका ये एंगल थीटा हो जाता है, और ये जब थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। ये भी होगा 90 माइनस थीटा, ठीक ना। इसी तरह से सारे एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये थीटा होता है तो ये यहां पर थीटा हो जाता है, ये हमेशा याद रखिए। एंगल में कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट को होने लगता है। यहां देखिए ये थीटा है, थीटा। अब ये थीटा है तो ये mg का कंपोनेंट क्या होगा? mg फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है, इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? बोलो क्या होगा? mg cos थीटा होगा। तो फिर ये इधर साइन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बीच तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। देखिए इसके बीच 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इधर वाला होगा mg sin थीटा। अब ये ब्लॉक नीचे अगर जाएगा भी, नीचे कोई मूव करता भी है, डाउन मूव करता है, तो क्या होगा? इस पे फिर कौन सा फोर्स लेकर जाएगा इसको नीचे? इस ब्लॉक को नीचे इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे कौन लेकर जा रहा है? mg sin थीटा लेकर जा रहा है ना, mg sin थीटा ही इसको मूव करा रहा है। तो आखिर इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर होगा ना, इधर की ओर होगा, जो होगा एफएस मैक्सिमम,
हो गया, एबीडी हमने बना लिया। अब इसके इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कि क्या होगा। आइए पहले एफएस मैक्सिमम लिखते हैं। एफएस मैक्सिमम क्या होता है जानते हैं आप लोग? अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, ये जो समझ चुके हैं। इसे नोट करने की जरूरत क्या? तो इसे जरा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, एफएस, देखिए एफएस मैक्सिमम, क्या ये एफएस मैक्सिमम इक्वल टू एमजी साइन थीटा होगा? तो लिखेंगे एफएस मैक्सिमम इक्वल टू एमजी साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन ये होगा। नेक्स्ट एन इज इक्वल टू क्या होगा, जरा देखिए, एन तो इधर है और इधर क्या है, एमजी कॉस थीटा है ना, नॉर्मल इधर है, और ऐसे भी एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग सरफेस, यहां पे आप लिखिएगा तो यहां इतना लिख सकते हैं, सरफेस के एलोंग एक इक्वेशन लिखते हैं ना, एलोंग सरफेस, ठीक, और फिर एलोंग परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, या हाँ परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, क्या होगा ये, सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, ये इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, नॉर्मल है। तो इसके अलोंग आपको इसका इक्वेशन लिखना है, तो इसके अलोंग इक्वेशन क्या लिखिएगा, n इज इक्वल टू होगा mg cos थीटा, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक, n हम लोग जानते हैं। तो एफएस मैक्सिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना इससे। एफएस मैक्सिमम क्या लिखिएगा, एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, म्यू एस mg cos थीटा। इसको मैं एक इक्वेशन वन में रख देता हूं। बाय इक्वेशन वन, देखिए बहुत सिंपल चीज पॉइंट होता है ये। बाय इक्वेशन वन में क्या है, एफएस मैक्सिमम इज इक्वल टू mg साइन थीटा है। तो एफएस मैक्सिमम कितना आया हुआ है, म्यू एस mg cos थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा होगा, ठीक। तो m से mg कैंसिल होगा दोनों ओर से, इस mg को कैंसिल कीजिए, mg कैंसिल हुआ और cos थीटा को आप इधर ले जाइए, तो क्या होगा, है ना, म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स म्यू एस होगा, यही हो गया एंगल ऑफ रिपोज। लेकिन ये इंक्लाइन सरफेस के बीच है, ये कंटैक्ट सरफेस के बीच नहीं है। कंटैक्ट सरफेस जो किसी के साथ एंगल फॉर्म करता है नॉर्मल के साथ, वो एंगल नहीं है। यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और कौन एंगल ऑफ रिपोज है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। आ गया समझ में? चलिए इसे नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ रिपोज does not depend upon mass of object, mass of block, ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं करता है, while it
डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है ये एंगल ऑफ रिपेज, ठीक ना, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है और दूसरा नंबर काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन करने में है कि जब वह फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, टू बॉडीज के बीच ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जिससे बॉडी, दोनों बॉडी मूव करता हो, मूविंग बॉडी के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। दोनों बॉडी मूव करता हो, है ना, जब दोनों ब्लॉक मूव करता हो उस समय जो भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी के स्पीड पे डिपेंड, स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है ना। नॉर्मल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो उस पर न चेंज होगा, न बढ़ेगा न घटेगा। लेकिन स्पीड जब इसका हाई हो जाता है, जब इसका स्पीड हाई हो जाता है, हाई स्पीड के लिए इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ठीक ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में वेलोसिटी के बढ़ाने और घटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाई वेलोसिटी के लिए ये चेंज होने लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वैरी होने लगता है। कोई भी पार्टिकल अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रही है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स बना रहेगा, उसमें वो चेंज नहीं हो। लेकिन वही अगर आउट ऑफ 100 हो, है ना, 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है वो पार्टिकल, तो वहां पे इसका काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे डिपेंड करेगा। आगे समझ में, दो मूविंग बॉडी के दो ब्लॉक एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, मूव कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन, उसमें के बीच भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, तो वो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, स्टैटिक है काइनेटिक है, वो काइनेटिक कर रहे हैं। मूविंग ब्लॉक के बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है, मूविंग ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, मूव करते हुए ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल सी बात। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स किस पे, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, बट और हाई स्पीड, हाई वेलोसिटी, ये इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तीसरी बात क्या, ये इसके कंटैक्ट एरिया पे, कंटैक्ट एरिया जितना एरिया उसके कंटैक्ट में है उस पर डिपेंड करेगा ना, उसके अनुसार ये वेरी करेगा। कंटैक्ट एरिया ज्यादा, अगर आप कंटैक्ट मिलाइएगा, एरिया ज्यादा कंटैक्ट कर दीजिएगा, जैसे कोई सरफेस है, देखिए इतना, इसका इतना सरफेस कंटैक्ट में और दूसरा है जो इतना सरफेस कंटैक्ट में, लेकिन इसका एरिया इसका कम है ना, इसका ज्यादा है, तो ज्यादा कंटैक्ट सरफेस पे भी डिपेंड करता है ये, है ना, कंटैक्ट सरफेस पे, कंटैक्ट एरिया पे डिपेंड करता है, एक्चुअल एरिया पे डिपेंड करता है। तीसरी बात क्या है कि ये जो है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा भी होता है और उससे छोटा भी होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ये छोटा होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा छोटा होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा छोटा होता है। इसके बीच ग्राफ में बताऊंगा, तो पहले इतना को नोट कीजिए। तो आइए काइनेटिक फ्रिक्शन को हम नोट करना है। जब हम किसी बॉडी को मूव फोर्स अप्लाई करें और वो मूव कर जाता है तो उसके बीच तो लिखेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स exerted
Friction force resulted between two surfaces which is which moves with respect to each other, with respect to each other. That friction is called kinetic friction. Kinetic फ्रिक्शन होगा ये ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इस पे जब मैं जब फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गई, आगे बढ़ता जाना। यानी इसमें एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, it is independent independent of magnitude of velocity while for high velocity it depends upon front velocity। हाई वेलोसिटी के लिए ये उस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। It always opposes it depends upon on contact area contact surface area comma actual area एक्चुअल एरिया पर भी डिपेंड करता है। तीसरा it is directly proportional to नॉर्मल। नॉर्मल का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक,
देखिए मैंने क्या कहा कि ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो है एक्चुअल एरिया पे और नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। एंड चलिए नॉर्मल फोर्स पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या होता है इसमें, नेक्स्ट नॉर्मल का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स पे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप नॉर्मल को बढ़ाइएगा तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा ना। अगर उसकी वेट को हम बढ़ा दें, हमें अगर कहीं पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम उसकी वेट को बढ़ा देंगे। नॉर्मल तो mg पे मास पे डिपेंड करता है ना। तो अगर हमें नॉर्मल को बढ़ाना है तो नॉर्मल कैसे बढ़ेगा, जब उसकी मास को बढ़ा देंगे। अगर हेवी ट्रक है तो हेवी ट्रक में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, हेवी में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो हेवी बना दिया जाता है उसका फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। जब फ्रिक्शन बढ़ाएंगे तब काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो मूव करने में इसका फ्रिक्शन ज्यादा हो तो फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए नॉर्मल को ज्यादा करना पड़ता है, जिससे कि मास बढ़ जाता है। ठीक ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना। तो ये कहा गया कि ये होगा ना इसका भी काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल है। तो एफ के इक्वल टू म्यू के एन हो जाता है। म्यू के एन होता है, मान लीजिए कि ऐसा ग्राउंड है, ये ब्लॉक मूव करता जा रहा है, ऐसे आगे कोई मूव कर रहा है ये ब्लॉक, तो इसमें इधर की ओर म्यू के है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कनेक्शन है, नॉर्मल इसका इधर है, नीचे की ओर इसका एनर्जी होता है। ये म्यू के जो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। इसे कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं इसे, और n इक्वल टू mg है, इसे हम लोग म्यू के mg भी बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं और ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन न्यूटन क्या होता है, न्यूटन तो लिमिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। न्यूटन की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, इसकी वैल्यू हो जाती है न्यूटन की। अब बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा भी होता है, उसके बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज इक्वल greater and smaller than, है ना, इक्वल ग्रेटर एंड स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर भी हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन, उससे बड़ा भी हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के हमेशा
छोटा होता है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो वो हमेशा उसमें छोटा होता है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन की बातें हुई। एक मिनट एक मिनट ग्राफ अंडर अंडर ग्राफ अंडर स्टैटिक फ्रिक्शन and kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच ग्राफ कैसे बनता है जरा देखो। इधर में स्टैटिक फ्रिक्शन है और इधर में काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, तो क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, कोई ब्लॉक है, ऐसे कोई ब्लॉक दिया हुआ है, इस पे जब हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जब हम अप्लाई कर रहे हैं और वो ब्लॉक क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका। पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ने पे एक समय आता है जब ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे मैक्सिमम हो जाता है और मैक्सिमम जब हो जाता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो वो मूव करने लगता है। मूव करने पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है और काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे घट जाता है। तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है ना, जब मूव करने लगा तो उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उससे कम हो जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किस लिए आवश्यकता हो, क्या क्यों रिक्वायरमेंट है उसको जो इंटरलॉक है ना, सरफेस का मॉलिक्यूल सब इंटरलॉक हो जाता है ना, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और जब टूट जाता है तो सिंपल फोर्स से मूव करने लग जाता है। इसीलिए कहा गया कि मैक्सिमम तब क्या हो जाता है, जरा देखो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से यहाँ से हो जाता है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये है और ये जो रहता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना कितना के बीच है, यही इसी के बीच है ना। ये जो है ना फ्रिक्शन, ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन।